हाँ स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में कि यह टेक्स्ट होता क्या है, इसकी कितने टाइप्स हैं, ठीक है, कब कौन सा टेक्स्ट लगता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। अब 11 से 12 हुआ, कौन सा टाइम करें? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानना हम लोग को टेक्स्ट के बारे में कि ये टेक्स्ट होता क्या। देखिए, जो ये टेक्स्ट है इसे हम बोलते हैं क्या? कर। क्या बोलते हैं इसको? कर। टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? कर। चलिए टाइम से आ गया अभी। अब देखिए, इस टेक्स्ट को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स को हमको समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, समझना। देखो, ये जो टेक्स्ट जो शब्द है ये कोई नया नहीं है। ये टेक्स्ट बहुत ही पहले से चल रहा है, ठीक है। और हम लोग इस टेक्स्ट को, इस कर को अलग अलग तरीके से पे करते हैं। क्या करते हैं? इस टेक्स्ट को हम अलग अलग तरीकों से पे करते हैं। अब कैसे पे करते हैं इसको थोड़ा सुनिए, समझिए और जानिए। देखो, टैक्स एक प्रकार का क्या है? एक फी है। क्या है? फी है। मतलब यूं कह लो, एक फाइनेंशियल चार्ज है। टैक्स से क्या है? एक फी है, उसे बोलते हैं एक फाइनेंशियल चार्ज, जिसको हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे। देखो, ये कर जो होता था ना, पहले हम लोग राजा महाराजा को देते थे। क्या करते थे? जो भी राजा लोग रहते थे उनको देते थे, ठीक है। धीरे 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 क्या हुआ? ठीक है, मुगल आए, ठीक है। उनके शासन में भी हम लोग क्या किए? टैक्स पे किए। उसके बाद से धीरे धीरे अंग्रेजों का राज हो गया, वो हमारे यहाँ आए, उनको भी हमने लगान देने लगे। उसके बाद से धीरे धीरे जब हम आजाद हुए, ठीक है, 1947 से, और जब हमारा संविधान लागू हो गया 1950 में, तो सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग टैक्स पे करने लगे। मतलब यूं कह लो, बताने का मेन मकसद मेरा यह है कि पहले हम लोग टैक्स, मतलब एक आम जनता जो था, एक आम कंज्यूमर जो था, पहले टैक्स पे करता था राजा महाराजाओं का। उसके बाद से धीरे 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 मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया। उसके बाद से हम लोग जब आजाद हुए तो एक सिस्टम बनाया गया, एक संविधान बनाया गया, और जिसमें टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल बनाए गए हैं। उस रूल के अंतर्गत हम लोग टैक्स पे करते हैं। मतलब टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा, कर देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे डायरेक्टली दो चाहे इनडायरेक्टली दो, ठीक है। अब सवाल यह कि सर ये टैक्स लोग लेते क्यों हैं? मतलब ये राजा क्यों टैक्स लेते थे, यह क्यों टैक्स लेते थे, यह क्यों टैक्स लेते थे, और आज हमारा गवर्नमेंट क्यों टैक्स लेता है? क्या रीजन है? रीजन यही है क्योंकि गवर्नमेंट का आय का जो मुख्य स्रोत है, गवर्नमेंट का आय का जो मुख्य स्रोत है, इनकम का जो मुख्य स्रोत है, वह टैक्स ही है। मतलब सबसे जो पैसा आता है, गवर्नमेंट का जो आय होता है, पैसा जो अर्न करता है, वो किससे करता है? टैक्स से ही करता है। अब चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब ये टैक्स लेता क्यों है, वसूलता क्यों है? अब ये देखो, आप बताओ, जो राजा रहते थे, तो आप बताइए, ऐसा तो है नहीं कि राजा अब उस राज्य को चलाने के लिए कहीं जाता था, कमाता था, और फिर उस राज्य को चलाता था? बोलिए, कुछ सुविधाएं देता था, कुछ लेता था? क्या होता था? उसी राज्य की जो जनता थे, ठीक है, वो काम करते थे,
काम करने के बाद से अपने कमाई का कुछ हिस्सा क्या करते थे, कर के रूप में ला के राजा को जमा करते थे, और जब उस लायक जो रहते थे उनको वो राजा पे करता था। ठीक है, लेकिन पहले बहुत कम होता था, सोचता था आराम से हम कर ले, जनता को ज्यादा परेशान करे। ठीक है, उसके बाद से फिर से अदर लोगों का शासन हुआ, उन्होंने भी सोचा कि नहीं मेरे राज में रहोगे, मेरे अंडर में रहोगे तो आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा हमको दोगे। ठीक है, अगर रहना है सही से तो, ठीक है, अपने जीवन को सही से यापन करना है तो कुछ लोग डर से क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। ठीक है, तो अंग्रेज कहाँ देते थे सुविधा, नहीं देते थे, वो अपने ही लूटते थे केवल। ठीक है, मुगल अपने ही लूटते थे सब। लेकिन धीरे धीरे रूल चेंज होता गया और हम एक लोग बंधक में बढ़ गए, एक संविधान के तहत आ गए, और वहां पे पॉलिटिक्स आ गया, गवर्नमेंट आ गया, और गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया। ठीक है, संविधान में टेक्स्ट के रूप में कुछ लिखे गए हैं, कुछ लाइनें। ठीक है, एक अलग उसका सेक्शन दिया गया है और बोला गया है कि यह टैक्स जो गवर्नमेंट लेता है वह टैक्स फी से उसको पे भी करता है। ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, किसको, उस आम जनता को। अब किसके रूप में, तो आप लोग को क्या होता है, छोटा छोटा टैक्स अमाउंट आप पे करते हो और आप लोग देखते हो कि क्या हुआ, आज हमारे घर 3 लाख रुपए का आवास आ गया, 2 लाख का आवास आ गया। वो पैसा कहाँ से आता है, उसका फंड बनाया गया है, मतलब उस गांव के हर एक पर्सन टैक्स पे करते हैं, उस स्टेट के हर एक पर्सन टैक्स पे करते हैं। क्या वो आवास सबको आता है, नहीं, जो उस लायक होता है उसको आता है। आप प्रधान मेहमान हो, जो उस लायक रहेगा उसको नहीं आएगा, जो नहीं रहेगा उसको अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहता है कि जिसका झोपड़ी है उसका पक्का मकान बने। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य यह है। अब आप बताओ, अब योगी जी घर पे पैसा नहीं पैदा करते हैं, ठीक है, तेरी मशीन तो नहीं रखे छापते हैं। ठीक है, वो पैसा क्या होता है, यही टैक्स हम लोग पे करते हैं, और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, फंड जारी किए जाते हैं, और वो पैसा आपको एक एक रुपए जो देते हो वही लाख रुपया में आपके पास आ जाता है। आप लोग देखिए आवास के साथ साथ पेंशन मिलते हैं, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, यह फंड पैसा करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं, आम जनता को कहाँ से मिलते हैं, हम लोग को टैक्स से ही आते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं। उसका भी एक डिपार्टमेंट फंड बनाए गए समाज कल्याण विभाग का, उससे क्या करते हैं गवर्नमेंट, जो उस लायक होता है। अब मान लो वृद्धा पेंशन हमको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, जो 60 साल से ऊपर होंगे। विधवा पेंशन हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो उस लायक होंगे। मतलब टैक्स तो सभी लोग देते हैं, बोलो, हंसी आ गई, ठीक है, टैक्स पे सभी लोग पे करते हैं, लेकिन क्या है, मिलता किसको है, जो उस लायक होता है। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ये टैक्स चार्ज करता है उसको इधर ना इधर से आपको देता है। ठीक है, 10 रुपए लेता है, 5 रुपए देता है, 5 रुपए डिपार्टमेंट वालों को खिलाता है, अपने खाता है, अलग बात है। लेकिन कुछ पैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, रोड बनवाना, वो का पैसा कहाँ से आता है, हम लोग पे टैक्स से ही आता है, अलग अलग सुविधाएं देने। ठीक है, मान लो जितने गवर्नमेंट टीचर है उसका सैलरी कहाँ से आता हो, उसके अलग से कमाने योग्य दी जाते हैं क्या, नहीं, हम लोग को ही पैसा है। जो कर्मचारी है गवर्नमेंट के, वो पैसा कहाँ से आता है, हम लोग का ही पैसा है। ठीक है, जो पुलिस वाले हैं वो पैसा कहाँ से आता है, हम लोग का ही पैसा है। मतलब इस पैसे को धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वसूलता है। किस कंडीशन में, सर्विस देते समय और गुड्स खरीदते लेते समय, और वही धीरे धीरे पैसा उसके बाद इकट्ठा होता है, और टैक्स हमको क्या करता है, वह किसी न किसी फंड के रूप में हमको फिर से पे कर देता है। लेकिन लेता है तो सबसे, देता सबको नहीं, जो उस लायक होता है उसी को पे करता है, देता है। ठीक है, बोला जाता है जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में आप रहते हो उसको आप टैक्स पे करोगे, जिस उस राज्य को और अच्छे से चलाया जा सके, उसको और अच्छे से बढ़ाया जा सके। ठीक है, और हम लोग अपने आप को, ठीक है, इस समाज को, ठीक है, इस देश को, इस राज्य को बढ़ा सकते। अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा आएगा नहीं,
और जब गवर्नमेंट में पैसा आएगा नहीं तो कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा रहता कि पैसा छापने वाला मशीन रख ले, ठीक है, तो जनसंख्या में सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है, तो मोदी जी सबके घर एक मशीन देने वाले लीजिए और पैसा छापते रहिए। बोलो, अगर ऐसा सिस्टम रहता कि हम छाप लेते आ जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, यूपी सबसे आगे रहता है। क्या है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा भारत में सबसे जनसंख्या कहाँ है, यूपी में। कितना, 28 करोड़। और यूं कह लो कुछ ऐसे देश हैं जो यूपी से छोटा है, अमेरिका ले लो, वहां की संख्या 13 करोड़, कितना आगे है। पाकिस्तान ले लो, उसका जनसंख्या 25 करोड़, यूपी से छोटा ही है, ठीक है। ऐसे दो चार ऐसे, ठीक है, कंट्री है जो यूपी से छोटा है, बताओ। यूपी अकेले 28 करोड़ जनसंख्या के बेटा। दूसरे नंबर बिहार है, फर्स्ट में हम लोग है, मतलब जो यूपी से है, यूपी सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, बिहार सेकंड नंबर पे आ रहा है जनसंख्या में, ठीक है। तो योगी जी मशीनें भेज रहे सबके पास, काहे कमाने जाओगे, हम सबसे आगे रहेंगे, जनसंख्या बढ़ाते रहो, ठीक है, मशीन क्या है, छापते रहो, ठीक है, आएगा, ठीक है। तो दिक्कत होगी ना, ऐसा रूल नहीं है। यही हम लोग क्या करते हैं, इसी पैसे को गवर्नमेंट लेता है, ठीक है, और धीरे धीरे सर्विस देता है, ठीक है। तो जो यह नोटबंदी हुआ है, चाहे और भी नए नए नोट आते हैं, उतना मुद्राएं जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद से उसका रूल है, उसको उतना पैसा छपता है, मतलब मार्केट में चलता है। तो हमारे पैसे का कोई बाहर वैल्यू रह नहीं करेगा, छपते रहो छपते रहो, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है इंटरनेशनली, ठीक है। हमें अपने यहाँ कहाँ कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, तो दिक्कत होती है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान देना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जिस राज्य में जिसके शासन में रहते हैं उसको टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और टैक्स क्या है, एक फी, एक चार्ज है, फाइनेंशियल चार्ज। और टैक्स इनकम का स्रोत हमें किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कलेक्ट करता है। अब कब डायरेक्ट बोलेंगे, कब इनडायरेक्ट बोलेंगे, वो हम लोग एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। मतलब अगर सिंपल से तो पूछ दे तो क्या बताओगे, टैक्स क्या है जी, एक प्रकार का फाइनेंशियल चार्ज है, एक फी है, जो गवर्नमेंट का इनकम का मेन स्रोत है, जो हम लोग गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पे करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर यही टैक्स देना बंद कर दें तो गवर्नमेंट का इनकम होगा ही नहीं। जब गवर्नमेंट का इनकम होगा नहीं तो हमारा ये राज्य या देश विकास करेगा नहीं, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट नहीं चल पाएंगे, और पैसे को हर जगह जरूरी है। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अभी 2 महीने 3 महीने तनख्वाह बंद हो जाता है तो धरना प्रदर्शन बढ़ जाता है, जल्दी से लाइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब जरूरी है। अब चलिए और थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं जो इसमें लिखा गया, उसके हिसाब से जो हम समझाना था समझाएं, और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। डायरेक्टली कब, इनडायरेक्टली कब, पहले तो इसको पढ़ लो। अब देखो जो अभी हम पढ़ाए हैं ना, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब ध्यान देना, क्या है, टैक्स जो है हमारा वह गवर्नमेंट का इनकम का मेन स्रोत है, जो गवर्नमेंट क्या करता है, कलेक्ट करता है। कैसे, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट हमको से कलेक्ट करता है, ठीक है। इनकम का मेन जो स्रोत है, जो सोर्स है, जो साधन है, वो गवर्नमेंट का टैक्स ही है। फिर से देखो दूसरे शब्दों में बताया जा रहा है, इन अदर वर्ड वी कैन से देन ए टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है, इम्पोज बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इम्पोज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य, मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। मतलब जो टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है, या इम्पोज किया जाता है, वो दो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा।
ठीक है, फिर से देखो बताया जा रहा है अगले शब्दों में कि ये टैक्स इज ए फी। टैक्स क्या है? एक फी है विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। ये चार्ज किस पे किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। किस पे? पर्सन और बिजनेस, किसी पर्सन या किसी बिजनेस पे। ठीक है, फिर से अगला पॉइंट बताया जा रहा है, इंडिया इज फेडरल कंट्री। भारत क्या है? एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब संघीय देश। क्या है भारत? क्या है? संघीय देश है। संघीय देश मतलब क्या? यहाँ पे दो लोगों का पावर चलता है, एक सीएम और एक पीएम। राज्य में किसका? सीएम। पूरे देश में किसका? जी। लेकिन कई सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे एक ही का चलता है, प्रेसिडेंट का। जैसा यूएस हो गया, राष्ट्रपति चाहेगा जो वही करेगा, चाहे कितना वो लोग लड़ते रहे बगड़ते रहे। ठीक है, जैसा रसिया हो गया, एक ही का पास शासन चलता है, राष्ट्रपति का। जो चाहेगा, चाहे 10 लोग मरे हैं जी, उससे मतलब नहीं है, जो चाहेगा वही करेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे संघीय देश नहीं है, जहाँ पे केवल एक ही का पावर चलता है। किसका? राष्ट्रपति का। केवल एक ही का पावर चलता है। किसका? प्रधानमंत्री का। वहां पे सीएम को कुछ नहीं मतलब। तब क्या होगा? दिक्कत होती है। वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, कभी सही भी करता है और कभी गलत भी करता है। लेकिन हम भारत जिस देश में रहते हैं वो कौन सा कंट्री है? संघीय देश है, जहाँ पे दो लोगों का राज चलता है। फेडरल कंट्री मतलब क्या होता है? संघीय देश, जहाँ पे राज्य सरकार का भी शासन चलता है और केंद्र सरकार का भी शासन चलता है। अगर राज्य सरकार वाला चाह दे कुछ टाइम के लिए हम अपने एरिया को ब्लॉक कर दे तो ब्लॉक किया जा सकता है, कर सकता है। कुछ टाइम के लिए चाहे पीएम मोदी को न आने दे तो कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। उसके लिए पूरा पार्लियामेंट आ जाएगा, ठीक है, आगे चल के जो सजा मिलना है मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए चाह दिए योगी जी कि मोदी जी न आए हमारे स्टेट में तो नहीं है, इतना शासन दिया, पावर दिया गया, समझे ना। आगे चल के जो भी हो, कुछ टाइम के लिए इतना पावर दे दिया गया है। मतलब दोनों को पावर मिला है। मतलब फायदा समझ रहे हो क्या है? अदर जो कंट्री वहां पर केवल डिपेंडेंट रहना कर पड़ता है किस पे? राष्ट्रपति। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे देश में यही फायदा है कि तुरंत हम डिपेंडेंट पीएम पे नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके लिए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। सीएम, सीएम से जब कंट्रोल नहीं होगा तो पीएम से बात करेंगे। ठीक है, और सीएम अकेले नहीं काम करते, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। ठीक है, आप अकेले कर दी योगी से सारा काम कर दे, कर पाएंगे नहीं, उसके अलग अलग मंत्रिमंडल बनाए गए। हेल्थ वाला अलग, रेलवे वाला अलग, रेलवे मंत्री अलग है, हेल्थ मिनिस्टर अलग है, गृह मंत्री अलग है, पता नहीं कितने कितने मंत्री हैं। उससे भी काम हो जाता है क्या? नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डीएम है। डीएम चाहेगा अकेले काम कर लेगा क्या? एसडीएम है। एसडीएम चाहता तो काम कर लेता है क्या? आईपीएस लोग हैं। ठीक है, आईपीएस चाहता सारा काम कर लेता है क्या? उसके अंदर बहुत सारे डीजीओ एसडीओ पता नहीं क्या क्या। ठीक है, उससे भी काम चल जाता है क्या? ग्राम सभा में प्रधान जी है, फिर प्रधान जी से काम चल जाता है क्या? नहीं, उसके सदस्य से है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे हैं तब ये डिपार्टमेंट चलता है, अकेले चलने वाला नहीं है। ठीक है, बताओ एक छोटा सा गांव जहाँ 5,000 संख्या है, 2,000 संख्या, उसमें भी एक प्रधान से कंट्रोल नहीं होता है, 200 सदस्य बनाए जाते हैं। इस वार्ड का यह हिसाब किताब रखेंगे, इस वार्ड का यह हिसाब किताब रखेंगे, इसलिए पीछे। हाँ, तो योगी इसको जो खाली पूरा काम कर देता हूँ, तुम्हारे घर पे करेंगे डिपार्टमेंट गधा। अमेरिका में केवल राष्ट्रपति सब कर देता है, उसका डिपार्टमेंट नहीं बना है। बना है क्या? कर भारत पीछे, मेन कंट्रोलिंग उसी के पास रहेगा, अकेले नहीं कर पाएगा कुछ। मेन पावर है, अकेले कर देगा वो। वहां पे पुलिस वाले नहीं है, वहां पे मंत्रिमंडल और नहीं है, वैसे राष्ट्रपति बन जाता है। ज्यादा पड़ता है ना। हाँ, चलिए, तो यह बात है हमारी, आपको बोलो। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और फिर से क्या लिखा गया है? फिर से देखो बताया जा रहा है, इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ, ठीक है, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें कितने गवर्नमेंट है? दो गवर्नमेंट, एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार। फिर से देखो बताया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट है द पावर टू लेवी इन द कलेक्टेड टैक्सेस। मतलब इनमें दोनों को पावर दिया गया है। भारत में दो को पावर दिया गया टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। किसको किसको?
राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं क्या, बिफोर द जीएसटी, जीएसटी से पहले अकॉर्डिंग टू द पावर, ठीक है, मतलब जीएसटी से पहले देखो पावर क्या था, ठीक है, किसको क्या पावर दिया गया था संविधान में, यहाँ बताया जा रहा है कि बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहले संविधान में कुछ पावर दिए गए थे, किसको, द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। देखो मतलब पहले के जो नियम बनाए गए थे संविधान में, जो पावर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था, जितने मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस देते हैं, उस पे जो टैक्स कलेक्ट करता था, कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। द स्टेट कैन लेवी टू टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेता था वो किस पे क्यों लेता था, सेल ऑफ गुड्स। बहुत बड़ी कमी थी जीएसटी से पहले। अब देखो कितना गवर्नमेंट होशियार है। पहले के लोग राज जो करते थे ऐसे करते थे, इसलिए कहा जाता है कि 70 साल राज करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट इतना चालाक था कि जितने मैन्युफैक्चरर मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापारी थी, उस पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। और उसके बाद से रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर थे, जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, देखिए उस पे भी टैक्स कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में पैसा धुआंधार जाता, पैसा खो जाता। और स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेल ऑफ गुड, तो वो व्यापारी जो केवल गुड्स को खरीदता और बेचता है, जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग। तो जो ट्रेडिंग के व्यापारी रहते थे उस पे टैक्स कौन लेता था, स्टेट गवर्नमेंट। अब बताओ अब दिक्कत क्या होती थी, चाहे किसी भी राज्य का हो, अगर मैन्युफैक्चरर हो तो पूरा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। अगर किसी भी राज्य का हो, अगर पूरा क्या हो, वो सर्विस प्रोवाइड करता हो, तो भी पैसा किसके खाते में जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब दिक्कत क्या होती थी, पहले के संविधान में जितने ट्रेडर्स थे मतलब सामान को खरीदते थे और केवल बेच देते थे, उस पे राज्य सरकार लेता था। तो राज्य सरकार अपने ही राज्य में लेगा ना, और ये पूरे राज्य से लेता था। वो भी क्या, जितने मैन्युफैक्चरर थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, और जितने सर्विस प्रोवाइडर थे, सर्विस प्रोवाइडर लोग समझ रहे ना, मान लो डॉक्टर कितने का संपत्ति है, करोड़ों कमाते हैं सब महीना, लेकिन सब पैसा वही लेता था, ठीक है। वकील हो गए, ठीक है, बड़े बड़े व्यापारी ये तो सर्विस में आते हैं और या तो मैन्युफैक्चरर में आते थे। तो पहले के गवर्नमेंट बहुत चला गया था, शासन ही मेरा है। अरे यार आज लगभग अब बीजेपी की सरकार 10 साल से चल रहा है ना, पहले कांग्रेस का ही चलता, ठीक है। बहुत दिक्कत होती, बीच में एक बार बीजेपी बना, देखिए एक बार कुछ टाइम के लिए चला, एक बार 5 साल पूरा किया, ठीक है। अब 10 साल हम लोग कंटिन्यू बीजेपी का सरकार चल रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले गवर्नमेंट किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कांग्रेस का, ठीक है। रोज सोच समझ के रूल बनाए थे सब, मैक्सिमम पैसा कहाँ जाएगा, केंद्र सरकार। और उसके बाद से चाहे वो किसी पार्टी का हो सीएम, उससे मतलब नहीं, ठीक है। बस उसको क्या करना है, केवल लेना है क्या, ट्रेडिंग वाली जो व्यापारी उस पर टैक्स। लेकिन ये चौथी बात है, बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले का बात है। अब संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है, बोला गया है जीएसटी आने के बाद चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, और चाहे वो ट्रेडिंग का व्यापारी हो, टैक्स जो लागू होगा एक समान लागू होगा, और आधा आधा हिस्सा रहेगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट। अगर मैन्युफैक्चरर दे रहा है 10% टैक्स, तो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, 5% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर सर्विस वाला 12% टैक्स दे रहा है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर ट्रेडिंग वाला है, अगर 18% दे रहा है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। मतलब बोला गया कि समान कर लग रहा है और हर जगह सबका समान अधिकार है, ठीक है। लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा है क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट से लेगा और स्टेट गवर्नमेंट अपने ही केवल स्टेट से लेगा।
अब मान लो योगी चले जाए बिहार में, कहीं टैक्स उद्योग पे देगा नहीं, वहां पे दूसरे का शासन, दिल्ली में दूसरे का शासन, वेस्ट बंगाल में दूसरे का शासन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, मतलब पहले भी लेता था, आज भी लेता था, लेता है, लेकिन हाँ पहले कुछ ज्यादा बेईमानी करता था और आज कम करता है। मैं बेईमानी नहीं करता है क्योंकि पूरे राज्य को चलाना उसको बहुत सारी उसकी जिम्मेदारी है, बहुत सारे फंड है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है बहुत परेशान मत हो, हम रूल चेंज कर दिए, पहले दिक्कत होती थी, ठीक है, अब हम बराबर बराबर हिस्सा देंगे आपको, लेंगे अगर 10 रुपए लिए तो 5 रुपए हमको दे देना, 5 रुपए आप ले लेंगे, तभी तो जरूरत पड़ेगा हमसे मांगोगे, तब हम आपको फंड देंगे। आपको नहीं 200 रुपए ले तो हम कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा हमारे पास आएगा। तुमको हम यूपी के हैं, हम सीएम हम देवे नहीं करेंगे, वो कहता है बिहार में हम भी यूपी के क्या बिहार के सीएम हम नहीं देंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फंड कहाँ से देगा, पावर कैसे मिलेगा। तो संविधान में बताया गया है कि चाहे वो किसी भी राज्य का हो उससे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य से लेगा, लेकिन बराबर बराबर लेगा, छाटेगा नहीं कि मैन्युफैक्चर वाला हमको दे दो और सर्विस वाला हमको दे दो और फिर से ट्रेडिंग वाला आधार बांट लेते, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा। ये रूल कब से हुआ है, जीएसटी आने के बाद 2017 से, देखिए 1 जुलाई 2017 से ये नियम लागू हो गया है और सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से जीएसटी हर जगह लागू नहीं हुआ है। अभी कुछ ऐसे गुड्स सर्विसेज हैं, कुछ ऐसे अभी ठीक है टैक्स अमाउंट है जहां पे जीएसटी अभी भी पहुंचा नहीं है, कुछ है जैसे वैट नाम सुने होंगे, वैल्यू एडेड टैक्स, अभी पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है उसमें जीएसटी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा चर्चा होता है कि पेट्रोल पे लगा दे, लेकिन ज्यादातर स्टेट वाले करते हैं, क्यों, कुछ फायदा ज्यादा है, कोई टैक्स लेता है 10% को लेता, 12% को लेता, 15% को लेता, 20%, फायदा क्या होता है, वही पेट्रोल क्या मिलता है, कहीं 100 रुपये मिलता है, कहीं 120 रुपये मिलता है। रीजन क्या है, आप बताओ मुंबई में पेट्रोल का रेट चेक करो ना, हम लोग यहाँ से 10 रुपये महंगा होगा, बताओ क्या मुंबई से, ठीक है, अब मुंबई उधर उस एरिया से रिफाइनिंग कंपनी ज्यादा है कि हमारे एरिया में ज्यादा है, उस एरिया में ज्यादा है, फिर भी वहां से लाद के और गाड़ी से आता हमारे सस्ते मिल जाता है और वहां पे महंगे मिलता है, क्यों, क्योंकि 90 रुपए तेल यहाँ पे भी है, 90 का वहां पे भी है, लेकिन हम लगाए 12%, लगाया 28%, तो वो पैसा टैक्स बढ़ के 120 रुपये मिलता है और कहीं 105 रुपये मिलता है, कहीं 96 रुपये मिल जाता है। यही पे छोड़ दो बिहार में चले जाओ, जो हमारे यहाँ तेल मिलेगा 96 रुपये, हमें वो मिलेगा 102 रुपये, बिहार में अलग है रेट, देखो ज्यादा बिहार वाले जो खुले में बेचते हैं वैसे वो क्या करते हैं, बिहार यूपी बहुत ज्यादा बॉर्डर पे जो है सब वो बिहार से तेल नहीं लेते हैं, यूपी में आके खरीद लेते हैं, अब बिहार वाले बेचते हैं उस रेट के हिसाब से। हाँ ठीक है, और ठीक है नदी नदी चले जाएंगे तो खोजते रह जाओगे, कई वो रास्ता है ना, बहुत चेक करो, कहाँ चेक करोगे, बांसी पे चेक करोगे, और बांसी का जो गांव गांव जो रास्ता हुआ है उसमें चलेंगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दारू बंद है, दारू नहीं पी रहे बिहार के लोग, पी रहे हैं, हाँ कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी भी है, कोई को शॉर्टकट रास्ता पता कर लिए तो झांकी के नहीं उसी से निकल जाएंगे, मेन रोड पे जगह नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कोई पकड़े जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते हैं, मतलब यूपी बिहार में हम हमेशा जाते रहते हैं, हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं, ठीक है, कभी रुका के चेक नहीं किए, सब डिगी हुई हमारा, मुझे रखे हो के नहीं रखे, ठीक है, हमेशा 2 बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एक वहां पे मुरारी वाला और एक यहाँ पास की वाला, ठीक है, ये 2 पे हमेशा जाते हैं, कभी आ तो रोके नहीं, सब डिगी चेक चेक हो नहीं, हाँ हाँ चुनाव में किताब में ले जाता है, पैसा से लेके जा रहा है बांटने के लिए, सब वही चेक होता है, वो तो जो हमारा वहां का चेक करोगे, हमारे हमको का पास हमारा नहर ही चेक करने लगे, जहां पर नहर वही चेक करने लगते हैं, तो चुनाव में किताबों में लोग पैसे से नहीं ले जा रहा बांटने के लिए, चुनाव ज्यादा चेक करते हैं। चलिए ये कुछ समझ आया लो जी, टैक्स क्या होता है। अब 2 टाइप के टैक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स में 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब सवाल यह सर
डायरेक्ट टैक्स कब और इनडायरेक्ट टैक्स कब, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, वह टैक्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन और तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन में शिफ्ट किया जा सकता है, उस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जिस पर्सन पे लगता है वही टैक्स पे करता है, ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट। जैसे कोई गुड्स हम खरीदते हैं तो उस पे हम टैक्स देते हैं ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आपको ये कैसे, देखो होता क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं। जैसे मान लो गुड्स उस किसी न किसी कंपनी से निकल के आया होगा, वो कंपनी वाला डायरेक्ट यूजर्स को बेचता नहीं है, होलसेलर जुड़े रहते हैं, होलसेलर से रिटेलर जुड़े रहते हैं, रिटेलर से कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो सामान को कंज्यूम करता है, मतलब कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। जैसे मार्कर है तो मार्कर कहीं ना कहीं बना होगा, लेकिन मार्कर को कंज्यूम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम खरीदे बेच रहे हैं क्या इसको, कंज्यूम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इसको। जैसे मान लो एक कपड़ा है, शर्ट कहीं बना होगा, शर्ट को कंज्यूम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ बना था, फिर से कहाँ आया था, फिर से कहाँ आया था, तब हमने खरीद लिए। इस पे कोई ना कोई टैक्स दिए होंगे ना, मतलब आम जनता ही टैक्स देता है। तो देखो क्या होता है, अब ये सपोज मान लो जो हम शर्ट खरीदे हैं, अब हम टैक्स पे करेंगे रिटेलर को, रिटेलर पे करेगा होलसेलर को, होलसेलर पे करेगा इस कंपनी वाले को, एक कंपनी वाला पे करेगा किसको, गवर्नमेंट। तो देखो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन, या एक दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है, और ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो वो टैक्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन तीसरे पर्सन पे क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आपको सर नाम बता दो, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी से बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जो गुड्स पे जितने टैक्स देते हैं वो कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट। सर्विस पे जो जितने टैक्स देते हैं वो कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट। जीएसटी हो गया, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सब टैक्स कौन से टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब वो सभी टैक्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट किया जा सकता है, उन सभी टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ हमने नाम रखा है, आपको बताया। डायरेक्ट वो सभी टैक्स जो जिस पर्सन पे लागू होता है उसी पर्सन से वसूला जाता है, ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स। अब तो इनकम हमारा ज्यादा हुआ तो टैक्स दूसरा कोई देगा, तो कहे नहीं हम दूसरे पे शिफ्ट कर देते अपना इनकम, बोलो हम कहेंगे हम अपना इनकम इन पे शिफ्ट कर दे, वो कहेंगे नहीं चलो इनका इनकम इन पे शिफ्ट कर दे। कमाई हमारी हुई है, इनकम हमारी हमारी हुई है, तो इनकम टैक्स कौन देगा, हम ही देंगे। गवर्नमेंट किसको जानेगा, दूसरे किसी को, हमको जानेगा। तो ये इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। हाँ पैसा भले ही हम सोहन से पेमेंट करवा दे, मोहन से पेमेंट करवा दे, लेकिन उसके खाते में किसका नाम आएगा, मेरा। इनकम जो टैक्स पे किया तो कौन किया है, शंभू के द्वारा पे किया गया, पैसा चाहे किसी खाते से कटो, उससे मतलब नहीं। ठीक है, और क्या था, आरटीओ टैक्स। आरटीओ नाम सुने हो ना, जो चालान वाला आपके कट जाते हैं। ठीक है, गाड़ी जिसका भले हम कटवाएं, गाड़ी रहता है उसके नाम से चालान कटता है। ठीक है, पे नहीं करेगा तो उसका गाड़ी खींच के जाएगा, उसके नाम से नोटिस आएगा, हमारे नाम से आएगा। ठीक है, हम भले उसको पैसा दे देंगे, कर जाते हैं, हमारे से चालान कटा लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन हमेशा नाम किसका जाएगा, जिसका गाड़ी है उसका जाएगा। मतलब जिस पे टैक्स लगा उसी को पे करना होगा। हाँ पैसा चाहे किसी से पे होगा उससे मतलब नहीं। म्युनिसिपल टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है। म्युनिसिपल टैक्स मतलब नगर निगम टैक्स, जो नगर पालिका में रहते हैं वो टैक्स पे करते हैं, उसे बोलते हैं नगर निगम टैक्स। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। हाउस टैक्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा कर रखे हैं, रेंट पे दे दिए व्यापार को चलाने के लिए, ठीक है, उस पे इनकम होता है, उस पे भी टैक्स लगता है। मतलब इनकम किससे हुआ, तो मकान किराए पे रेंट पे दिया, तो उसे नाम रखे हाउस टैक्स। ठीक है, तो ऐसे अभी कई टैक्स हैं, इस टैक्स को बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स। और यूं कह लो, दो शब्दों में याद कर लेना, वो सभी टैक्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, उस टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली जिसको लगता है उसी से वसूला जाता है, गवर्नमेंट उसी को जानता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है, सब गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो टैक्स पे ना करे। सुबह से लेकर शाम तक हम टैक्स पे करते हैं। एक छोटा सा बच्चा वो भी टैक्स पे करता है। आज जो बच्चा पैदा हुआ वो भी टैक्स पे करता है। अब वही कैसे जो भी सामान खरीदते हो, ठीक है, इसमें जो नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है उसमें 10 से 15,000 लग जा रहा है, उसमें भी टैक्स ले रहे हैं। अब समझिए ऑपरेशन वाले में तो 50-60 है, ठीक है, मतलब जब आता है इस दुनिया में तभी टैक्स पे करके आता है। अब समझिए सुबह आप लोग क्या करते हो, उठते हो, टूथब्रश करते हो, देखना उसमें लिखा रहता है टैक्सेस इंक्लूडेड। जो कोलगेट खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है टैक्सेस इंक्लूडेड। एक छोटा सा बच्चा टॉफी खाता है उसमें लिखा रहता है टैक्सेस इंक्लूडेड। और कोई ऐसा घर नहीं हो जहाँ पे 2-4 लोग बीमार ना होंगे या हफ्ते में 2 बार बीमार नहीं पड़ते होंगे। उस दवा पर देखना ध्यान से, आंख खोल के लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड और टेबलेट है 10 रुपए। बताता नहीं है कि 10 रुपए का है तो 5 रुपया रियल रेट है और 5 रुपए टैक्स लिख देगा टैक्स इंक्लूडेड। ये ऑल टैक्स इंक्लूडेड मतलब 10 रुपए में सब टैक्स सब है और 10 रुपए का कम खरीद ले चले आते कहते हैं कहाँ टैक्स दिए, ध्यान से पढ़ना। हाँ समझ रहा ना, जो हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं ना ये कितना परसेंट टैक्स है, 12%। अब मोबाइल रिचार्ज कराते हो कुछ बतियाते हो ना उस पर 18%। अब लग रहा है टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ वाईफाई इंटरनेट चलेगा तो टैक्स पे नहीं करोगे। 18%, इंटरनेट का 18%। हमारी बात है ना, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बनाए गए मतलब हर एक पर्सन देता है। लेकिन योगी जी आके डायरेक्ट कहते हैं हमको टैक्स दो तो कोई वोट नहीं दीजिए, ठीक है, मतलब कैसे लेता है, किसी गुड्स से किसी सर्विस से। अब मान लो गुड्स खरीदने जाओगे, मुझे कपड़ा पहनना है तो हम जिस दुकान पे जाएंगे और कहेंगे नहीं हम टैक्स नहीं देंगे खाली कपड़ा दो, हम उसका पैसा देंगे, तो दुकान से भाग जाओ। क्यों, क्योंकि उसको भी कोई सामान फ्री में नहीं मिलेगा, टैक्स दे के लाया होगा। तो जाहिर सी बात है कपड़ा पहनना ही तो खरीदना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पहना मत खरीदो तो, ठीक है, जाहिर सी बात खाना होना ही है, पहनना ही है, चलना ही है, फोन चलाना ही है, ठीक है, तो इसी सर्विस से वो ले लेता है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट नहीं कहता हमको दे दो, ठीक है, रिचार्ज वाला पैसा बाद में देना हमको टैक्स पे दे दो, ठीक है, नहीं वो सर्विस लेते हैं तो देते हैं, नहीं लेते हैं तो दे देते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि लाइफ को चलाने के लिए कहोगे नहीं नहीं लेंगे, लेंगे ही लेंगे। 2 दिन खाए बिना रह जाओगे, ठीक है, अब 1 महीने नहीं रह पाओगे, ठीक है, दिक्कत होगी होगी। तो वो उसके अंतर्गत ले लेता है, हमको पता नहीं चलता है और हम भी दे देते हैं। तब कहते हैं हम क्यों कहते हैं जनता हमारा ही पैसा लेके मतलब सरकार हमारा ही पैसा लेके राज कर रहा है, ठीक है, जनता के पैसा लेके लूट लिया है और राज कर रहा है। क्या कहते हो, जनता देता है डायरेक्टली, योगी जी आपको मांगते हैं पैसा दो तो पैसा देता हो, तो चुनाव में लो 1,000 500 कैसे कह देते हो, ठीक है, यह कहावत क्यों चला है, क्योंकि पैसा हम ही देते हैं और वही धीरे धीरे 1-1 रुपया करोड़ों रुपए में चल जाता है। अब बताओ ना 28 करोड़ संख्या है यूपी में, हम 1-1 रुपया डेली पे करें टैक्स, 1 दिन में 28 करोड़, 1 रुपया हमें नहीं लगता 1 रुपया टैक्स पे करते हैं, दिन में पता नहीं कितना रुपया टैक्स पे करते हैं। अगर 1,000 का सामान खरीद लिए अब 5% है तो जोड़ लो कितना टैक्स पे किए होंगे, और ऐसे 28 करोड़। अभी छोड़ लो जो छोटे छोटे बच्चे उसको छोड़ दो, जनगणना में ये नहीं किए, उनका नंबर ही नहीं आया अभी, जो जनगणना में लिखा गया निकाला गया उसमें 28 करोड़ है। अभी 2-4 साल के, ठीक है, वो है उसकी बात ही छोड़ो, जो डेली 100-200, ठीक है, 10,000 पैदावार उसकी बात ही छोड़ो। अब समझ आइए, चलो ये कहानी केवल था, कल से फिर से टॉपिक पढ़ेंगे।